हेलो एवरीवन, मैं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस, जिसमें देख रहे हैं आप क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसमें आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 5। आज ये पांचवा लेक्चर है, यानी आप 4 लेक्चर देख चुके हैं। पांचवें लेक्चर में आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को बताया जाएगा, जो हर बार पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में। तो हम चलते हैं, बात करते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है और किस किस पर बात होगी। डिटेल से चर्चा करेंगे हम इस पर भी। तब तक के लिए अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनका भी पढ़ाई हो सके। अब हम चलते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है बोर्ड एग्जाम के लिए, उस पर हम बात कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है। पहले हम बात कर रहे हैं हमारा जो है आदर्श विलयन। यह आदर्श विलयन या आदर्श सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है अक्सर, और इसे जानना भी बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं, इसका एक छोटा सा डिफिनेशन है उसके तरफ, वो समझ में आ गया तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चल रहे हैं, देखते हैं बिना देर के। क्या कह रहा है विलियन? आदर्श विलियन क्या कह रहा है? वह विलियन जो ताप एवं सांद्रता, आप लाइन को पकड़िए ताकि आपके समझ में आ सके, जो ताप एवं सांद्रता की सभी पारस में या सभी परतों में राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है। भी राउल्ट का नियम अगले लेक्चर में आपको बताया भी गया है, आप वहां से कंफर्म कर लीजिए कि क्या होता है। अगर नहीं देखें क्लास तो अगर देखें तो आपकी बेहतर समझ में आए। राउल्ट के नियम का पालन करता है तथा इनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप क्या पढ़ें? वह विलयन जो ताप एवं सांद्रता की सभी परतें या पारस में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तथा इनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या है, क्या होता है। इसमें विशेषताएं की बात करें तो ये विशेषताएं हैं, आप राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी पी ए बाई पी नॉट ये इंटू ए, पी वी बाई पी नॉट बी इंटू बी। आप ये सूत्र भी याद रखेंगे। ये सूत्र आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना ही याद रख के कर जाएंगे बोर्ड एग्जाम में तो काफी हद तक आपको कहीं परेशानी नहीं पड़ेगा। अब हम चलते हैं और दूसरा, एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता। कह रहा है एंथैल्पी में भी परिवर्तन नहीं है, एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन नहीं है, तो डेल्टा एच एन इंटू जीरो, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको दोनों उदाहरण समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछता है हर बार एग्जाम में, बाकी इंपॉर्टेंट तो ये भी है। अब चलते हैं पारासरण दाब। पारासरण दाब किसे कहते हैं? पारासरण दाब की प्रक्रिया क्या होती है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। पारासरण की एक छोटा डिफिनेशन भी लेकर के बात करेंगे, पारासरण क्या होता है। पारासरण पारासरण दाब, किसी विलयन का पारासरण दाब वह द्रव स्थितिक दाब है, द्रव स्थितिक दाब है जो विलयन को विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलाय के पृथक रखने पर या पृथक रखने पर उत्पन्न होता था। इसके कारण पारासरण प्रक्रिया रुक जाती है। इस प्रक्रिया को हम पारासरण दाब कहते हैं। यहाँ पे सूर्य हल्का विलय रहेगा। अभी हम उदाहरण के तौर पर समझाएंगे तो समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट यह है, पारासरण प्रक्रिया रोकने के लिए इसके विपरीत दिशा में लगाया गया दाब को हम पारासरण दाब कहते हैं। आप लोग को ये समझ में आ गया हो, एक साथ हमारे साथ और आप रिवाइज करें तो समझ में आएगा ज्यादा हद तक। किसी विलयन का पारासरण दाब वह द्रव स्थितिक दाब है जो विलय को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलाय के पृथक रखने पर उत्पन्न होता है तथा उनके कारण पारासरण की प्रक्रिया रुक जाती है। इस प्रकार के दाब को हम पारासरण दाब कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, पारासरण क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, विपरीत दिशा में जो दाब लगाया जाएगा उसे हम पारासरण दाब। अब हम बात कर रहे हैं, ये एक अर्धपारगम झिल्ली, इसमें इस तरीके से ना होकर के इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से। अब इसमें जब हम
विलायक या विलयन, 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 विलयन और विलय। विलय को इस तरीके से इस साइड में जब गुजारा जाएगा इधर, तो विलयन का जो कण है वो बड़े पार्टिकल से बना हुआ है, बड़े मॉलिक्यूल से बना हुआ है, बड़े कण से बना हुआ है, तो इधर नहीं जाएगा। इस तरीके की प्रक्रिया को हम पारसरण कहते हैं। ताकि और विलय जो है वो हमारा उसका जो कण है वो बहुत छोटा है, इसलिए वो इधर प्रवेश कर जाएगा। इस प्रक्रिया को हम पारसरण दाब कहते हैं। इसे हम और डिटेल में समझाएंगे। आप लोग को अगर नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट में बताइए कि पारसरण प्रक्रिया नहीं समझ में आया है, तो उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। हालांकि समझ में आ गया हो, क्योंकि ये जो हमारा विलय है उसका आकार बड़ा है, तो इस झिल्ली के यानी जो अर्धपारंगम झिल्ली लगाया गया है उसके इधर नहीं जा पाएगा, और जो विलय है हमारा उसका छोटा कण है तो वो इधर पास कर जाएगा। इसीलिए इस प्रकार से जो रोग यानी पारसरण प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे पारसरण दाब कहते हैं। एक अर्धपारगम झिल्ली है जिसके विपरीत दाब लगाया गया है कि विलायक इधर से उधर न जा पाए, तबकि विलय जाता है। इस प्रकार से दाब जो लगाया जाता है। हालांकि आप इतना ही याद रखेंगे तब आपका तभी भी बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। ये आपके को समझने के लिए इसका कोई बड़ा उपयोग नहीं है। आप इतना ही याद रखिए तो आप समझ चुके हैं। अब एक बार और हमारे साथ रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रकार की किसी विलयन का पारसरण दाब उस द्रव स्थितिक दाब है जो विलय को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के पृथक रखने पर उत्पन्न होता है तथा इसके कारण पारसरण प्रक्रिया रुक जाती है। दूसरा पॉइंट है पारसरण प्रक्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाए गए दाब को पारसरण दाब कहते हैं। ये आपको डिटेल में समझ आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम और इसी के बेस पर और कुछ टॉपिक को देखते हैं। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम चलते हैं, देखते हैं बाह्य पारसरण अंतः पारसरण में क्या अंतर है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ और चीजें उसमें। उसके बाद हमको देखना है तनु विलयनों और पारसरण दाब का सिद्धांत। तरु विलयन जो है हमारा, उसमें पारसरण दाब का सिद्धांत भी देखेंगे। चलिए हमारे साथ देखिए, न देखे हुए अंतः पारसरण क्या कहता है। कहता है जब किसी सेल के अंदर के विलयन की सांद्रता बाह्य विलयन की सांद्रता से अधिक होती है तो उस सेल के अंदर गति करता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम अंतःपार्षण कहते हैं। कह रहा है कि जो हमारा सेल है उसके अंदर सांद्र सेल के विलयन के मतलब कह रहा है जब किसी सेल के अंदर के विलयन, सेल के अंदर विलयन है, एक हमारा सेल है उसके अंदर जो हमारा विलयन है वो बाह्य विलयन की सांद्रता अधिक होती है तो सेल के अंदर कर रहा है। मतलब बाहर अगर विलयन की सांद्रता अधिक होगी तो सेल के अंदर ही गति करेगा। इस प्रकार के विलयन को हम अंतःपारसरण कहते हैं या अंतःपारसरण क्रिया कहते हैं। अब चलते हैं बाह्य पारसरण। इसका उल्टा कर दीजिए, सीधा बाह्य पारसरण हो जाएगा। सेल के अंदर के विलयन की सांद्रता कम होती है तो सेल के बाहर गति करता है, ये बाह्य पारसरण हो। तो आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गए। अब हम चलते हैं दोनों विलयनों एवं पारसरण दाब का सिद्धांत एवं पारसरण दाब का सिद्धांत एवं पारसरण दाब का सिद्धांत। वाइटहाफ ने सन 1877 में सुझाव दिया कि किसी भी पदार्थ की गैसीय अवस्था और तनु विलयन की अवस्था में पर्याप्त समानता होती है। उन्होंने बताया कि गैसीय अवस्था है और तनु विलयन की अवस्था है, इसमें पर्याप्त समानता पाई जाती है। कोई प्रकार का जो है इसमें अलग चीजें नहीं देखने को मिली है। दोनों जो मिलती है वो देखने को वो बिल्कुल समान मिलती है। तो आपको ये भी समझ आ गया। आप रफ में नोट डाउन करिए ताकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप जब इसे देखेंगे तो बढ़िया रहेगा और आप बिल्कुल हद तक समझ जाएंगे। इसमें बाकी कोई दिक्कतें कहीं पर होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, मैं उसका भी सलूशन दूंगा। कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। एक बात मैं और बोलूंगा, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप मैं एक क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।